नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा को जारी रखेंगे। आइए राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा को जारी रखते हुए हम देखते हैं कि अन्य कौन से राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है वो महत्वपूर्ण रूप से घटित हुए हैं और जिन पर जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 3-4 राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में बात की थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं PSLV C54 की उड़ान से। 26 नवंबर 2022 एक और महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक दिन रहा और इस दिन इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C54 ने उड़ान भरी थी और जो ओशनोसेट श्रृंखला है उसका तीसरा उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-6 और उसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स को मल्टी ऑर्बिट में स्थापित करने का काम किया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसके जरिए कई सारे उपग्रहों को भारत ने जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ा है, पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित किया है। इसने ही एक बार फिर से उड़ान भरी है और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को जो है वो मल्टी ऑर्बिट में स्थापित किया। मतलब मल्टी ऑर्बिट का मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया है। ये जो भी 8 नैनो उपग्रह छोड़े गए हैं, इनमें भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित अर्थात निजी क्षेत्र में जो है निर्मित किया गया एक नैनो उपग्रह भी शामिल है, जिसका नाम है आनंद। तो यहाँ पर जो है एक फैक्ट ये है, साथ ही साथ जो है नैनो उपग्रहों में भूटान का एक उपग्रह जो है भूटान सैट भी शामिल है। अभी मैंने आपको बताया कि EOS-6 जो है वो ओशनोसेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है और इस उपग्रह को रॉकेट के चौथे फेज में ऑर्बिट में अर्थात पृथ्वी की कक्षा में जो स्थापित किया गया था। इसके प्रक्षेपण का समय लगभग 17.17 मिनट अर्थात 17 मिनट 17 सेकंड का जो है वो रहा। 17 मिनट 17 सेकंड में जो है ये ऑर्बिट में जो है वो पहुंचा था। तो इस तरह से जो है ये एक और महत्वपूर्ण जो है वो घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर भी जो है मैं कहूँगा कि आप डेट जो है वो जरूर याद रखें, 26 नवंबर 2022। इस डेट को जो है आप याद रखें, 26 नवंबर 2022 को PSLV C54 ने उड़ान भरी थी। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि EOS क्या है या EOS-6 जो है वो क्या है। तो EOS-6 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है वो ओशनोसेट श्रृंखला का तीसरी पीढ़ी का जो है उपग्रह है। एक और पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो आनंद जो है वो भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित जो है वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो दो प्रश्न जो है यहाँ पर बन सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न जो है इससे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक डेट जो है जरूर याद रखें, 26 नवंबर 2022 ये डेट जो है वो भी आप याद रखें। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात हम करते हैं। स्वदेश निर्मित P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मारमुगाओ को 24 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। अर्थात ये एक विध्वंसक युद्धपोत जिसका नाम मारमुगाओ है। मारमुगाओ जो है वो क्या है, तो मारमुगाओ जो है वो दरअसल पश्चिमी तट पर गोवा का ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है ये मारमुगाओ, और इसी मारमुगाओ के नाम पर जो है इस विध्वंसक युद्धपोत का नाम जो है वो मारमुगाओ दिया गया है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, तो विध्वंसक युद्धपोत है। तो पूछा जा सकता है कि मारमुगाओ क्या है। तो मारमुगाओ जो है वो एक विध्वंसक युद्धपोत है जो 24 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक यार्ड, इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक यार्ड या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा जो है इसको किया गया है। मारमुगाओ युद्धपोत जो है 163 मीटर लंबा है, इसकी चौड़ाई 17 मीटर है और इसकी विस्थापन क्षमता जो है या इसका वजन जो है वो लगभग 7400 टन 7400 टन है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि ये परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध तीनों ही स्थितियों में जो है लड़ने के लिए ये सक्षम है। इस INS मारमुगाओ में जो बहुत लेटेस्ट हथियार हैं और सेंसर्स वगैरह हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं।
ये आधुनिक निगरानी रडार के अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। इस तरह से जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण युद्धपोत है जो कि विध्वंसक युद्धपोत के नाम से जाना जाता है, और इस युद्धपोत से भारतीय नौसेना को दुश्मन देशों से लड़ाई करने में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मदद जो है वो मिलेगी। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है ये भी है। तो इससे प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि INS मारमुगाओ क्या है? तो ये जो है एक विध्वंसक युद्धपोत है। हाल ही में जो है इसको भारतीय नौसेना को जो है सौंप दिया गया है। इसमें से और ज्यादा प्रश्न जो है नहीं पूछेंगे। मुझे लगता है केवल यही प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि INS मारमुगाओ जो है वो क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को जो है कौन सा विध्वंसक युद्धपोत जो है सौंपा गया है, तो उसका नाम जो है INS मारमुगाओ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन, प्रत्येक वर्ष जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है उस दिन हम दूसरे किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या वहां के प्रमुख को जो है आमंत्रित करते हैं। और इस वर्ष अर्थात 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इनको शामिल किया गया, या इनको जो है आमंत्रित किया गया था। ये आमंत्रित हुए और ये जो है आए। बहुत महत्वपूर्ण देश है मिस्र, और मिस्र के राष्ट्रपति का यहाँ पर आना ये अपने आप में अगर देखें तो कूटनीतिक तौर पर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखता है। इसलिए क्योंकि मिस्र के साथ हमारे संबंध वैसे तो ठीक हैं, लेकिन मिस्र जो है वो भारत की तुलना में पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देता है, और कई बार जो है वो भारत की तुलना में पाकिस्तान को तवज्जो देता है, इसकी पुष्टि वो कई बार अपने एक्शन से कर चुका है। तो इसलिए भारत ने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए अब्देल फतह अल सीसी को यहां आमंत्रित किया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में दूसरे देशों के प्रमुखों को बुलाने का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है हमारा। जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जब तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया गया था। और वो जो है पहली बार अर्थात सबसे पहले जो है 26 जनवरी के दिन किसी को मुख्य अतिथि बनाया गया था, तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। सबसे ज्यादा बार किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को 5 बार यह मौका मिला है। भूटान के राजा को यह मौका 4 बार मिला हुआ है, जबकि मॉरिशस के शासनाध्यक्ष को यह मौका 3 बार मिला हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष को भी 2 बार यह मौका जो है वो दिया जा चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि 2021 और 2022 में चूंकि कोविड का दौर था, कोरोना महामारी जो है वो फैली हुई थी, तो 2021 और 2022 में महामारी के कारण किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया था। तो 2 वर्ष ये, और उसके बाद 10 और वर्षों में जो है किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ नहीं बुलाया गया था। 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1962, 1964, 1966, 1967 और 1970। हालांकि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है और ऐसा शायद ही पूछा जाए, लेकिन फिर भी जो है हमें थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो है इसमें से एक फैक्ट में जो है आपको और बता दूं कि गणतंत्र दिवस में 2018 में सभी आसियान देशों के नेताओं को जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो शामिल किया गया था। तो अपने आप में ये फैक्ट भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो प्रश्न बन सकते हैं उसमें से सबसे पहला प्रश्न जो है वो तो यही बनेगा कि 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। अगर कुछ और पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार जो है वो किस देश के राष्ट्रपति को हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो वो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो है। तो यहाँ पर जो है 2 फैक्ट यहाँ इससे जो है बनते हैं, इसके बारे में जो है मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नवंबर दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव हुए। गुजरात में बीजेपी ने जो है बम्पर जीत दर्ज की,
और हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश में वहां पर जो है विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है 68 है और 68 सीटों में से 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार जीते। देखिए हिमाचल प्रदेश में तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। अभी वहां पर जो है बीजेपी की सरकार थी और अब जो है कांग्रेस की सरकार, अर्थात कांग्रेस जो है वो विजयी थी। ये हिमाचल प्रदेश का तो इतिहास ही है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद जो है वो सत्ता परिवर्तित हो जाती है, अर्थात कभी इस पार्टी की सरकार है तो कभी दूसरे पार्टी की सरकार हो जाती है। लेकिन गुजरात जो है, गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है उसने 7वीं बार जीत दर्ज की है। 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस को कुल मिलाकर 17 सीटें प्राप्त हुई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में लग रहा था कि बहुत अच्छा कर रही है या करेगी, उसको केवल 5 सीटें जो है वहां पर प्राप्त हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो है गुजरात में अपनी आमद दर्ज कर दी। एक तरह से 3 सीटों पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए और 1 सीट पर जो है समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। इस तरह से अगर हम देखें तो बीजेपी जो है वो लगातार 7वीं बार सत्ता पर काबिज हुई है और इस जीत के साथ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के रिकॉर्ड को तोड़ा है या लेफ्ट फ्रंट के रिकॉर्ड की बराबरी की है। पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 1977 से लेकर 2011 तक यानी 34 साल तक जो है वो राज किया था। तो इस रिकॉर्ड की बराबरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। इस तरह से जो है नवंबर दिसंबर में जो चुनाव हुए उन चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। गुजरात में श्री भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या प्रश्न बन सकता है, तो एक प्रश्न जो है ये बन सकता है कि हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है किसे मुख्यमंत्री बनाया गया या हाल ही में गुजरात में जो है किसे मुख्यमंत्री बनाया गया। एक प्रश्न जो है इस रिकॉर्ड से भी बन सकता है कि हाल ही में जो है बीजेपी ने कितनी बार गुजरात में जो है वो सत्ता कितनी बार जो है सत्ता जो है वो बीजेपी को प्राप्त हुए। एक प्रश्न जो है ये बन सकता है इसमें से, या ये प्रश्न जो है ये बन सकता है कि गुजरात में संपन्न चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली। ऐसा एक प्रश्न जो है वो भी बन सकता है। अब देखिए गुजरात में ये जो चुनाव हुए, ये चुनाव, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को भले ही सीटें बहुत कम प्राप्त हुई, केवल 5 सीटें ही जो है प्राप्त हुई, लेकिन गुजरात में 5 सीटों के साथ ही 12% वोट, लगभग 12.79% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी, जो कि अपेक्षाकृत एक नई पार्टी है, उसने राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया। दरअसल राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तों में से कोई एक शर्त जो है वो पूरी करनी होती है। सबसे पहला तो ये कि किसी पंजीकृत दल ने यदि 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों के कम से कम 2% सीटें जो है अगर जीती हो तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। पहली शर्त क्या है कि यदि किसी पंजीकृत दल ने 3 राज्यों में लोकसभा के कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। अगर ये ना हो तो दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी दल ने 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में से कम 6% मत हासिल किया हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, तो दूसरी शर्त यह है। और तीसरी शर्त यह है कि यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो तो उसे भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो इन तीनों में से यदि कोई भी दल किसी भी एक शर्त को पूरा करता हो तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। और अभी हाल के चुनाव में गुजरात में चूंकि आम आदमी पार्टी ने 12% से अधिक वोट हासिल किया है, 5 सीटें जो है उन्होंने जीती हैं और वहां जो है राज्य स्तरीय दल की मान्यता जो है उसको प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो है भारत में कुल 6 दल
राष्ट्रीय दल हैं, जबकि 54 दल 54 दल जो है वो राज्य स्तरीय दल है। 6 दल जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हैं, उनमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी बहुजन समाज पार्टी है, चौथी पार्टी जो है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, पांचवी पार्टी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और छठी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, जो कि अभी जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा जिसने जो है हासिल किया है। साथ ही साथ जो है कुल मिलाकर 54 दलों को जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो ये बात जो है, अब यहाँ पर जो है प्रश्न क्या बन सकता है, तो यहाँ पर प्रश्न जो है ये बन सकता है कि हाल ही में जो है वो किस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये आम आदमी पार्टी को दर्जा प्राप्त हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या शर्तें होती हैं। ये भी जो है प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न जो है इसमें से बनते हैं। इन प्रश्नों को जो है हमें जरूर याद रखना चाहिए। इसके बाद के राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है हम राफेल की बात करते हैं। राफेल बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। राफेल क्या है, तो राफेल जो है वो एक फाइटर प्लेन है। और राफेल जो है, ये जो फाइटर प्लेन है, ये फाइटर प्लेन जो है वो कहाँ का है, तो ये फ्रांस का फाइटर प्लेन है। और इस फाइटर प्लेन को खरीदने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ जो है एक समझौता किया था। भारत ने 36 राफेल प्लेन्स को जो है खरीदने का एक समझौता फ्रांस के साथ किया था। इसमें से जो 36वां राफेल विमान है, मतलब सबसे अंतिम राफेल विमान जो है वो 15 दिसंबर 2022 को भारत को प्राप्त हो गया है। इस तरह से जो है पूरी की पूरी खेप राफेल की जो है पूरी हो गई है। ये जो डील थी, भारत ने 2016 में फ्रांस से ये डील की थी और इस डील की जो कुल डील थी वो लगभग 7.87 अरब यूरो अर्थात लगभग 59,000 करोड़ रुपए की जो है ये पूरी की पूरी डील थी। फरवरी 2022 तक भारत को जो है पूरे 35 राफेल मिल चुके थे और अभी जो है ये 36वां राफेल मिला। ये जो राफेल विमान जो है जो हमें मिले हैं, इन राफेल विमानों को जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो हरियाणा में जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे, और पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल में ही एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हाशीमारा में जो है इनको तैनात किया गया। दरअसल अंबाला जो है वो पाकिस्तान और चीन दोनों से इसकी दूरी जो है वो कम है, इसीलिए एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है इसको अंबाला में जो है वो तैनात किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम डसॉल्ट या दसॉ एविएशन है, उसने जो है राफेल का निर्माण किया है। यही कंपनी जो है मिराज जो जेट फाइटर प्लेन है उनका निर्माण भी जो है इसी डसॉल्ट एविएशन ने ही किया था। राफेल जो है अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, तो राफेल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कई प्रकार के जो है लेथल वेपन्स और मिसाइल्स को ले जाने में सक्षम है। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली जो मेटियोर्स हैं वो, हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली स्कैल्प्स और हैमर मिसाइल्स। ये तीनों प्रकार की मिसाइल्स जो है वो इसमें लगाई जा सकती हैं। साथ ही साथ स्टार्ट होते के साथ ही राफेल 1 सेकंड में 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है, अर्थात 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये पहुंच सकता है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब जो है वो चीन और पाकिस्तान के पास, चीन के पास जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है फाइटर प्लेन है J-20, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिका के द्वारा दिया हुआ जो है F-16 है। इन दोनों की तुलना में जो है अगर देखें तो राफेल का जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो ज्यादा है। साथ ही साथ जो है चीन का जो J-20 है उसको वास्तविक लड़ाई का अनुभव नहीं है, मतलब अभी तक जो है रियल सिचुएशंस में जो है वो J-20 जो है उसने लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स ने जो है अफगानिस्तान, लीबिया, माली ऐसी जगहों पर जो है वो इस राफेल का इस्तेमाल जो है वो कर चुकी है। तो अपने आप में राफेल जो है वो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल जो है वो न केवल ओपन स्काई में, बल्कि राफेल जो है वो एक ओमिनी रोल फाइटर प्लेन है। ये बहुत कम जगह पर, पहाड़ों पर जो है बहुत कम जगह पर भी इसको उतारा जा सकता है। समुद्र में चलते हुए जो युद्धपोत होते हैं, युद्धपोतों पर भी जो है इसको उतारा जा सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है
कि हवा में उड़ान भरते हुए जो है वो इसमें फ्यूल भरा जा सकता है और एक बार जो है फुल टैंक कर देने पर ये 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन जो है जिसे हमने फ्रांस से जो है वो हासिल किया है। वर्तमान में जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और हमास के बीच जो है लड़ाई चल रही है, इसने पूरे विश्व को जो है अगर देखा जाए तो एक तरह से एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से एक और विश्व युद्ध का रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में राफेल जो है वो हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये राफेल के बारे में जो है कुछ जानकारी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि राफेल क्या है। तो राफेल जो है वो एक जेट फाइटर प्लेन है। कहां से लिया गया है इसे? तो इसे फ्रांस से लिया गया है। कुल डील कितने की थी? तो 7.87 अरब यूरो अर्थात लगभग 59,000 करोड़ रुपए की जो है ये पूरी की पूरी डील थी। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि मिराज जो है वो कहां से लिया गया? तो मिराज भी जो है वो फ्रांस से लिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इसे किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? तो इसे जो है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा जो है तैयार किया गया। तो आज के राष्ट्रीय घटनाक्रमों में हमने जो है कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में जो है वो जानकारी हासिल की। इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी जो है मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं और राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बहुत बेहतर क्लास में जिससे आपको आपके प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें से कई सारे प्रश्न मुझे भी नहीं पता कि कौन से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। तो आप ये जो भी मैं जिन चीज़ों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं इनको बड़े ध्यान से जो है आप देखें और इनको आप समराइज कर लें ताकि एग्जाम में जो है आपके काम आ सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।